अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, कई सारी अहम ख़बरें हैं जो आपके सामने रखनी हैं। तो सबसे पहले गज़ा की ताज़ा सूरत हाल पर करेंगे एक नज़र। गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान गज़ा की पट्टी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों बिलख़ुसूस वस्ती और जनूबी गज़ा में इसराइली फ़ौजी हमलों में तेज़ी आई है। रफ़ा में शहर के मशरक़ी इलाक़ों पर इसराइली तोपख़ाने की तरफ से वसी पैमाने पर बमबारी की गई है, जिससे मिस्र की सरहद से मुल्हिक़ा ज़रई ज़मीनें तबाह हो गई हैं। खान यूनिस के शहर में भी बमबारी की गई है। गंजान आबादी वाले महल्लों को भी मिस्मार कर दिया गया है। यहाँ फ़लस्तीनी जंगजुओं और इसराइली फ़ौजियों के दरमियान झड़पें भी जारी हैं। वहीं इसराइली फ़ौज ने नासिर अस्पताल से लोगों को इनखला का हुक्म देने के बाद वहाँ पर रात में टैंकों से अस्पताल पर शदीद बमबारी की है, जबकि वहाँ से लोगों को निकल जाने का हुक्म देने के बाद इमारतों की छत पर मौजूद इसराइली स्नाइपर्स ने फायरिंग करके कई लोगों को शहीद कर दिया है। बताया जा रहा है कि वो सभी अफराद बेघर थे जिन पर घात लगाकर हमला किया गया। इसी दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि रफ़ा पर हमलों में वो मज़ीद तेज़ी लाएंगे। रफ़ा में हमास के मुकम्मल ख़ात्मा होने और मुकम्मल फ़तह तक लड़ने का उसने ऐलान किया है और साथ ही उसने शहरी आबादी को रफ़ा छोड़ने की हिदायत दी है। नेतन्याहू ने एक बार फिर ढिठाई का मुज़ाहरा करते हुए गज़ा में जंग बंदी के लिए मिस्र और कतर के साथ मुज़ाकरात के लिए अपना नुमाइंदा भेजने से इनकार कर दिया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के इंतहा पसंदाना बयानात ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं जब काहिरा में गज़ा में जंग बंदी से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात जारी हैं। वही अमेरिका का कहना है कि जो बाइडन की इंतज़ामिया और मशरिक़ वस्ता में उसके कुछ शराकतदार देरपा अमन के लिए एक जामे मंसूबे पर काम कर रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमन मंसूबे में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए एक टाइम टेबल शामिल है, जिसका जल्द अज जल्द ऐलान किया जा सकता है। वह इसराइली पार्लियामेंट में एक वज़ीर ने एक शरंगेज़ बयान जारी किया है। उसने कहा कि दुनिया फ़लस्तीनियों को एक रियासत देना चाहती है और हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। उसने कहा कि वो फ़लस्तीनियों को एक ऐसी रियासत देने से इत्तिफ़ाक़ नहीं करते जिसका दारुल हुकूमत यरूशलेम हो। और जिस तरीके से हमास का बहाना बनाकर इसराइली अफ़वाज शहरियों पर बमबारी करके उनकी ज़िंदगियाँ छीन रही है, बच्चों, बूढ़ों, ख़वातीन को तक नहीं बख्शा जा रहा है। अब हमास ने एक वीडियो जारी कर इसराइली फ़ौज पर सख्त तनक़ीद की है। वीडियो में एक शख्स नज़र आ रहा है जिसमें उसका साफ कहना है कि इसराइली फ़ौज शहरियों का कत्ल के लिए जवाज़ पेश कर रही है कि हम जंगजू शहरियों के दरमियान मौजूद हैं, लेकिन हम जंगजू ऐसे इलाके में मौजूद हैं जो मुकम्मल तौर पर शहरियों से खाली है, लेकिन मैदान जंग में ये हम पर अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं कर पा रहे। वीडियो में उसने बताया है कि जिन इलाकों से वो लोगों को खाली करवा रहे हैं, लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद उनके जंगजू यानी कि हमास के अल-क़साम ब्रिगेड के जंगजू वो वहाँ पहुँच रहे हैं और उस इलाके में वो इसराइली फ़ौज के साथ लड़ रहे हैं, जबकि बुज़दिल सहयूनी फ़ौज वहाँ उनसे लड़ने के बजाय दूसरे इलाकों में जाकर बच्चों और औरतों को उनके घरों में मारने का काम कर रही है। वो उन्हें F-16 तैयारों से निशाना बना रही है। उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा कि हम मैदान जंग में हैं तो हमारे पास आप आ सकते हैं और हम आपको वहाँ पर दिखाएंगे कि मर्द कैसे लड़ते हैं, और दिखाया कि वो किस तरीके से वहाँ पर अपनी जंग जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने हमास के 15 जंगजुओं को मारने का दावा किया है। और जनूबी लबनान के देहातों में इसराइल ने फ़ज़ाई हमला किया है, जिसमें 6 बच्चों समेत 11 अफराद की मौत वाक़ई हुई है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल के सरहदी इलाकों पर इसराइली फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल हमले किए गए हैं, जिसे रोकने में इसराइली आयरन डोम सिस्टम नाकाम साबित हुआ है। ख़ुद इसराइली फ़ौज ने आयरन डोम की नाकामी पर सख्त बरहमी का इज़हार किया है। वही अब अमेरिका ने एक नया ड्रामा शुरू करते हुए कहा है कि वो गज़ा में कई इसराइली फ़ज़ाई हमलों की तहक़ीक़ात शुरू कर रहा है, जिनमें दर्जनों शहरी मारे गए। निज़ लबनान में इसराइल की तरफ से सफ़ेद फास्फोरस के मुमकिन इस्तेमाल के बारे में भी उनकी तहक़ीक़ात की जा रही हैं। अमेरिका का कहना है कि उसने जो हथियार इसराइल को दिए हैं, कहीं उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, इस तरह की वो जाँच कर रही है। अब ये समझ से बालातर है कि क्या अमेरिका उन 28,000 अमवात को समझता क्या है? क्या ये शीरखार बच्चे, ये ख़वातीन और बुज़ुर्ग क्या हमास के लिए काम कर रहे थे?
वैसे सभी को मालूम है कि इसराइल ने वाइट फॉस्फोरस का गज़ा में इस्तेमाल किया है, जो कि एक ममनुआ बम है जो जहरीला मादा छोड़ता है, जिससे ऐसी बीमारियां जन्म लेती हैं जो कि जानलेवा होती हैं। और इसकी वीडियोस, कई सारी वीडियोस जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है। लेकिन अब अमेरिका का कहना है कि वो इस मामले में अब जांच करने वाला है। गुज़िश्ता दिनों अमेरिका ने यमन पर हमला किया था सिर्फ इस वजह से कि हूसियों ने फ़लस्तीन में मासूमों के कत्लेआम को रुकवाने की खातिर इसराइल से मुंसलिक बहरी जहाज़ों को बहर अहमर में निशाना बनाया है। उसकी मुखालफत में अब रूस और चीन आगे आए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में दोनों ममालिक ने यमन पर अमरीकी हमलों को गैर मजाज और गैर कानूनी करार दिया है। साथ ही उन्होंने दलील दी है कि सलामती कौंसिल ने यमन के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई की इजाज़त नहीं दी है। हालांकि अमेरिका ने यह जवाब दिया कि यमन में हूसियों के अहदाफ पर हमले अपने दिफा में किए गए थे। लोकसभा इंतखाबात के ऐलान से एक माह कबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपना फैसला सुनाते हुए उसे गैर आइनी करार दिया है। अदालत उस्मा ने कहा कि इंतखाबी या इलेक्टोरल बॉन्ड हक़ इत्तलात कानून की खिलाफ वर्जी करता है। नीज़ वोटरों को यह हक़ है कि उन्हें पार्टियों की फंडिंग के बारे में मालूमात हो। अदालत ने कहा कि काले धन पर लगाम लगाने की गर्ज से हक़ इत्तलात की खिलाफ वर्जी मुनासिब नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला आज मुत्तफ़क़ा तौर पर सुनाया है और SBI से सियासी पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए हुई खुफिया फंडिंग की तफसीलात आम करने को कहा है। अदालत ने हिदायत दी है कि 2019 के अबूरी हुक्म के बाद से अब तक जितना चंदा वसूल किया गया है, जितना फ़ंड इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए पार्टियों को मिला है, उसकी तारीख, बॉन्ड ख़रीदने वाले का नाम और मालियत के साथ इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर मार्च तक जमा करने की हिदायत उन्होंने जारी की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि बीजेपी ने गैर कानूनी ढंग से 5-6 हज़ार करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए हैं और इस पैसे के ज़रिए उन्होंने कितनी सरकारें गिराई हैं वो सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि इस पैसे का जो गलत इस्तेमाल हुआ है वो अभी साबित हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो इतनी बड़ी रकम बीजेपी को इस स्कीम के ज़रिए मिली है उसके खिलाफ भी एक मुहिम छेड़ने की ज़रूरत है। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज रद्द की है, तीनों इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट एंड रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट की अमेंडमेंट रद्द कर दी है। तो अब क्या होगा कि 3 हफ्ते में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जानकारी है कि किन किन लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को दिए गए, वो सारी जानकारी 3 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन को दी जाएगी। और 1 हफ्ते के बाद उसके 1 हफ्ते के बाद ये इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे उसको रखेगी ताकि जनता को, आम सिटीजन्स को पता चल जाए किसने कितना पैसा दिया। साथ में एक और भी अभियान शुरू हो जाएगा कि किसने कितना पैसा दिया और किसको कितना फायदा हुआ, ये भी साफ जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा दिया उनके प्रति सरकार ने फायदा भी दिया होता है। ऐसा तो है नहीं कि पैसा लेकर कोई फायदा नहीं करता। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसके पीछे तो क्विड प्रो को हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहा कि है, हो सकता है, और वो पता चल जाएगा। तो मैं समझता हूं कि बहुत ऐतिहासिक फैसला है और मैं सब राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि इसको एक राष्ट्रीय अभियान, राष्ट्रीय मूवमेंट के द्वारा इलेक्शन में बताया जाए देश की जनता को किस तरीके से बीजेपी ने, तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा स्कैम है। मोदी जी हमेशा कहते रहे हैं कि कहाँ है स्कैम वो बीजेपी के खिलाफ, तो ये साबित हो गया। कहाँ है स्कैम, ये तो आपके द्वारा ही है स्कैम किया हुआ। और ये एक राष्ट्रीय मूवमेंट बनना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों में इसमें शामिल होना चाहिए। बहरहाल बहुत सारी बातें खुलकर अब सामने आने वाली हैं। हाँ, अगर मोदी हुकूमत अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई खेला कर दे तो फिर अलग बात है। वैसे एक रिपोर्ट आई थी कि 2022-2023 में कॉरपोरेट डोनेशन का तकरीबन 90% हिस्सा सिर्फ बीजेपी को मिला है, जबकि बकिया तमाम पार्टियों को कुल मिलाकर उसका सिर्फ 10% हिस्सा मिला है। वैसे समाजी तंजीमें हों या अपोजिशन जमातें हों, उन्होंने मोदी हुकूमत के ज़रिए लाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीमों पर सख्त एतराज़ जताया था और उसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ भी बुलंद की थी और कहा था कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बंद कर दिया जाना चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने तारीख़ी फ़ैसले में ये ऑर्डर दिया है कि ये गैर कानूनी है और इसके जो 2019 के बाद से जितने भी फ़ंड मिले हैं उसकी तफसीलात जो है वो आम कर देनी चाहिए।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में तशद्दुद के बाद जारी कर्फ्यू में आज कुछ शराइत के साथ नरमी की गई है ताकि लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात का सामान ख़रीद सकें। इस अरसे के दौरान अशियाई ज़रूरियात की फराहमी के लिए दुकानें और कारोबारी इदारे खोलने की इजाज़त दी गई है। हुक्म के तहत आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक नरमी कर दी गई है कई इलाकों में, जबकि कुछ इलाकों में जहां दंगे हुए थे वहां पर 2 घंटे की नरमी का ऐलान किया गया है। यहां 9 बजे से 11 बजे तक नरमी की गई है। ताहम इस दौरान इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। इंतज़ामिया की जानिब से दुकानों को ज़रूरी सामान भी फराहम किया जाएगा। राज्यसभा इंतखाबात के लिए बिसात बिछ गई है क्योंकि मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से अपने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त बुध को जारी की गई है। महाराष्ट्र के उम्मीदवारों की फहरिस्त में कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले अशोक चव्हाण का नाम तवक्को के आइन मुताबिक राज्यसभा का टिकट उन्हें मिल गया है, जबकि कांग्रेस पार्टी से शिंदे ग्रुप में शमूलियत इख्तियार करने वाले मिलिंद देवड़ा को शिंदे ग्रुप ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी की जानिब से 4 रियासतों से 4 उम्मीदवारों का नाम जारी किया गया है। उनमें सोनिया गांधी का नाम सबसे अहम है जो कि राजस्थान से उम्मीदवार होंगी। इस तरह से कांग्रेस पार्टी के एक अहद का खात्मा भी हो जाएगा क्योंकि सोनिया गांधी अब तक लोकसभा की मेंबर थी, लेकिन अब पार्टी ने उन्हें इलेक्शन न लड़वाने का फैसला किया है। इसी दौरान बीजेपी ने महाराष्ट्र से 3 और गुजरात से 4 इसी तरह 7 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। वादे रहे कि राज्यसभा की 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को इलेक्शन होंगे, जबकि राज्यसभा में फ़िलहाल हुकूमत के पास ही अक्सरियत है। तो नाज़रीन, इतनी खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrukhbar.com पर रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।